हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत आपको कई सारे उपागम पढ़ने हैं, कई सारी अप्रोचेस पढ़नी है। आज के इस वीडियो में हम संस्थात्मक उपागम को पढ़ेंगे, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हम उपागमों के प्रकारों की बात करते हैं थोड़ी सी। देखिए दोस्तों, जो तुलनात्मक राजनीति के उपागम हैं उन्हें हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है परंपरागत उपागम और एक है आधुनिक उपागम। मतलब परंपरागत उपागम आप कह सकते हैं जो लंबे समय से, यानी कि जो पुराने उपागम हैं, जो बहुत पुराने समय से तुलनात्मक राजनीति में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम परंपरागत उपागम कह रहे हैं। इसे आप पुराना उपागम भी कह सकते हो। और जो आधुनिक उपागम है, इसमें कई सारी नई बातें शामिल हैं, तो आधुनिक उपागम है। तो ये दो तरह के, वैसे तो कई सारे प्रकार हैं, अगर हम इससे भी आगे अगर हम बात करें तो कई प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, जो मुख्य रूप से बात करें अगर हम, तो तुलनात्मक राजनीति के मुख्य रूप से दो तरह के उपागम होते हैं। एक होता है परंपरागत और एक होता है आधुनिक। तो अब हम आगे बात करेंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और हाँ, एक ज़रूरी बात कि अगर आपको वीडियो क्वालिटी साफ़ नहीं दिखाई देती है तो यूट्यूब में ऑप्शन होता है, 3 डॉट होंगे कॉर्नर पर यहाँ पर आपके, तो वहाँ से आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं वापस से टॉपिक पर। तो संस्थात्मक उपागम, ठीक है, संस्थात्मक उपागम। देखिए दोस्तों, संस्थात्मक उपागम एक परंपरागत उपागम है। क्या है? एक परंपरागत उपागम है। अब ये वाली बात अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगी कि ये एक परंपरागत उपागम है, मतलब बहुत पुराना उपागम रहा है। शासन या सरकार स्वयं एक संस्था है और इसके विभिन्न अंग जैसे कि संसद, मंत्रिमंडल और सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका इत्यादि भी अपनी अपनी तरह की संस्थाएं हैं। राजनीतिक दल वैसे तो गैर सरकारी संगठन है, परंतु वे राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरी ओर अधिकारी तंत्र, यानी कि जो नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, वो गैर राजनीतिक संगठन है, परंतु वह सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संस्थात्मक उपागम के अंतर्गत इस तरह की अलग अलग संस्थाओं के संगठन और भूमिका का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। अब मेन जो पॉइंट है वो यही है कि जो संस्थात्मक उपागम है, जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, उसमें हम देखते हैं कि जो अलग अलग संस्थाएं हैं, जो पॉलिटिक्स से संबंधित जो संस्थाएं हैं, जो राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित जो संस्थाएं हैं, उनके संगठन और उनकी भूमिका का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। मतलब यहाँ पर संस्थात्मक उपागम में हम संस्था की बात करते हैं, जैसे कि कार्यपालिका एक संस्था है, न्यायपालिका एक संस्था है, तो हम न्यायपालिका को देखेंगे कि न्यायपालिका का गठन किस तरह से हुआ है। हम न्यायपालिका को एक संस्था के रूप में देखेंगे, एक इंस्टीट्यूशन के रूप में देखेंगे, और इस तरह हम उसकी भूमिका का अध्ययन करेंगे, वो किस तरह से बनी है, इसका अगर हम अध्ययन करेंगे तो ये सारी चीज़ें संस्थात्मक उपागम कहलाती हैं। तो सिंपल सी बात है, संस्थात्मक उपागम आपको समझ में आ गया यहाँ तक। संस्थात्मक उपागम के अंतर्गत जो राजनीति से संबंधित जो अलग अलग संस्थाएं हैं, उनका विस्तृत अध्ययन किया जाता है। अगर तुलनात्मक राजनीति की मैं बात करूं तो तुलनात्मक राजनीति में इसका क्या उपयोग है? देखो, तुलनात्मक राजनीति में अगर हम बात करें तो संस्थात्मक उपागम के अंतर्गत अगर हम भारत और अमेरिका को ही ले लें, भारत और अमेरिका के एग्जाम्पल को अगर हम ले लें, अमेरिका छोड़िए छोड़िए, इस बार हम यूके लेते हैं, यानी कि ब्रिटेन। तो अगर हम ब्रिटेन और भारत की बात करें, अगर हम संस्थात्मक उपागम के तहत तुलना करें, तो हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि हम भारत की जो न्यायपालिका है हम उसको ले लेंगे, ठीक है, जो भारत की न्यायपालिका है वो, और यूके की जो न्यायपालिका है वो। अब हम दोनों की न्यायपालिकाओं की तुलना करेंगे। अब हम न्यायपालिका को एक संस्था के तौर पर देख कर इसकी तुलना करेंगे, इसके संगठन की बात करेंगे कि भारत में तो न्यायपालिका बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, क्या यूके में इतनी शक्तिशाली है? हम यूके की न्यायपालिका की शक्तियों को देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि आखिर गठन किस तरह से हुआ है। जैसे कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में एक आयु निश्चित की गई है कि इस आयु तक जो न्यायाधीश हैं वो अपने पद पर बने रह सकते हैं, या अधिकतम उच्चतम न्यायालय में इतने न्यायाधीश हो सकते हैं। तो मतलब संगठन को देखेंगे, और जब हम उसकी भूमिका को देखते हैं तो यही होता है संस्थात्मक उपागम। संस्थात्मक उपागम के अंतर्गत हम संस्थाओं की बात करते हैं, जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, संसद है, जो विधायिका है, हम इन संस्थाओं की बात करते हैं, हम इनका अध्ययन करते हैं दूसरे देशों की संस्थाओं से तुलना कर कर। तो ये वाला उपागम आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी हमें और डीपली इसे स्टडी करना है।
संस्थात्मक उपागम के अंतर्गत शासन और राजनीति से जुड़ी सारी संस्थाओं के संगठन और भूमिका पर विचार किया जाता है, परंतु इस उपागम के अंतर्गत संस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करते समय इनसे जुड़े व्यक्तियों के व्यवहार की उपेक्षा कर दी जाती है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे समझा दूँ वापस से कि संस्थात्मक उपागम में संस्था का अध्ययन किया जाता है, जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे कि अगर हम राजनीतिक दल भी देखें तो वो भी अपनी तरह की एक संस्था है, इसका भी अध्ययन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर हम बात करें संस्थात्मक उपागम के इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की आगे, तो देखिए दोस्तों, संस्थात्मक उपागम में क्या होता है कि जो संस्थाएं हैं उनकी स्टडी कर ली जाती है, उनकी भूमिका पर विचार कर लिया जाता है। जैसे कि भारत की संसद है, ब्रिटेन की संसद है, तो दोनों की संसद का क्या स्ट्रक्चर है, मतलब किस तरह से संसद बनी है, आखिर किस तरह से जो संसद है वो मतलब उसकी क्या भूमिका है, ये देख लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर संसद के अंदर जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, यानी कि जो सांसद हैं, उनके व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया जाता। मतलब ये कि संस्थात्मक उपागम के अंतर्गत हम संस्था की बात करते हैं, संस्था की तुलना करते हैं, इंस्टीट्यूशन की तुलना करते हैं। वहाँ पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की तुलना या व्यक्तियों का अध्ययन हम नहीं करते कि वहाँ के सांसद कितने पढ़े लिखे हैं या यहाँ के सांसद कितने पढ़े हैं। तो हम ऐसा कुछ नहीं करते, हम बस ऊपर से ये देखते हैं कि संस्था किस तरह से डिज़ाइन की गई है, संस्था की क्या भूमिका है, क्या संस्था काम करती है, क्या स्ट्रक्चर है संस्था का। तो हम यहाँ पर संस्थात्मक उपागम में संस्था का मतलब संस्थाओं का अध्ययन करते हैं। तो ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो जो व्यक्ति जुड़े होते हैं संस्था से, हम उनके व्यवहार की उपेक्षा करते हैं इसमें। अतः मतदान व्यवहार, विधायकों के व्यवहार और न्यायाधीशों के व्यवहार जैसे विषय विचार क्षेत्र में नहीं आते। इसके साथ ही इस उपागम के अंतर्गत वर्तमान संस्थाओं की स्थिरता पर आस्था रखते हुए हिंसा या इसकी संभावनाओं और राजनीतिक उथल पुथल और आंदोलनों और युद्ध एवं क्रांति के तत्वों की ओर विशेष ध्यान नहीं केंद्रित किया जाता। मतलब बिल्कुल साफ है यहाँ पर कि ज़मीनी स्तर पर क्या हो रहा है, जो संस्था है उसके अंदर किस तरह से बिहेव किया जा रहा है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे कि मतदान व्यवहार का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति वोट डालने जाता है तो कौन सी चीज़ें उसे प्रभावित करती हैं। जैसे कि अगर मैं वोट देने जा रहा हूँ तो क्या मैं धर्म से प्रभावित होकर वोट दे रहा हूँ, क्या मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी सरकार आए जो विकास ज़्यादा से ज़्यादा करे, रोज़गार मिले, क्या मैं रोज़गार से प्रभावित होकर, रोज़गार का कोई विषय है उससे प्रभावित होकर किसी फलाना व्यक्ति को वोट देने जा रहा हूँ, या फिर वो मेरी जाति का व्यक्ति है, मतलब मेरी गली का व्यक्ति है, इसलिए मैं उसको वोट देने जा रहा हूँ। तो ये होता है मतदान व्यवहार कि अगर कोई व्यक्ति किसी को वोट देने जा रहा है, किसी आदमी को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो किस तरह से उसके माइंड में चीज़ें सेटअप हैं, तो ये मतदान व्यवहार होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में ये स्टडी नहीं करती, संस्थात्मक उपागम इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी नहीं करता। ये बस क्या करता है, जो संस्था है उसकी तुलना कर ली गई, इसमें बस यही होता है। और ये मानता है कि जो संस्थाएं हैं वो काफ़ी लंबे समय तक चलेंगी, स्थिर हैं काफ़ी। तो अब काफ़ी ज़्यादा जब हम उथल पुथल देखते हैं, कई बार हम देखते हैं कई सारी संस्थाओं को बदलने की मांग की जाती है, तो ये उस पर इतना ध्यान केंद्रित नहीं करता। तो यहाँ तक आपको काफ़ी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। एक बात यहाँ पे फिर से कहूँगा, जितनी बातें नॉर्मली समझ में आ रही हैं ठीक है, कुछ पॉइंट अगर आपको नहीं भी आ रहे समझ में, लेकिन आगे आप बढ़ते रहिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, नॉर्मली आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि पूरा आपको हर एक लाइन याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल बातें अगर आप याद कर लेंगे तो काफ़ी अच्छे से अपना आंसर कर पाएंगे एग्ज़ाम में। और ये यहाँ पे मैंने नोट्स भी काफ़ी ऐड किए हैं ताकि आप अच्छे आंसर राइटिंग कर सकें एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है इससे। इसके अलावा इसमें औपचारिक समूहों की भूमिका की अनदेखी कर दी जाती है, हालांकि ये समूह वास्तविक राजनीति को दूर दूर तक प्रभावित करते हैं। इन्हीं कमियों के कारण संस्थात्मक उपागम को आधुनिक उपागमों की श्रेणी में नहीं रखा जाता। तो देखो दोस्तों, आखिर क्या कारण है कि संस्थात्मक उपागम को हम परंपरागत उपागम कहते हैं, आधुनिक उपागम नहीं कहते। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि देखो कई सारी कमियाँ इसमें हमें देखने को मिलती है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, जो व्यक्ति हैं उनके व्यवहार की उपेक्षा कर दी जाती है। मतलब संस्था की तो तुलना हो गई, हमने संसद की तुलना कर ली, भारत की संसद और ब्रिटेन की संसद की तुलना हमने कर ली, लेकिन ये नहीं देखा कि ब्रिटेन के सांसद का क्या स्टेटस है, वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं, भारत के सांसद किस तरह से कार्य कर रहे हैं। जो व्यक्ति हैं संस्था के अंदर, उनके कार्यों की तुलना नहीं करते हम इसमें, बस संस्थाओं का हमने मतलब बात कर ली, हो गया काम। ये चीज़ें हैं। इसके साथ ही जो अनौपचारिक समूह हैं, अनौपचारिक मतलब जो समूह
अनौपचारिक हैं, औपचारिक रूप से नहीं है, जो संस्थाएं औपचारिक रूप से नहीं दिखाई देती, ये उनकी बात नहीं करता, उनको साइड रखता है। कई सारे दबाव समूह होते हैं, कई सारे दूसरे इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं जिनका राजनीति पर गहरा प्रभाव होता है, तो ये उन संस्थाओं से संबंधित कुछ मतलब यहाँ पे स्टडी वगैरह नहीं करता ये वाला उपागम, और यही एक कारण है कि जिसके कारण इसे हम आधुनिक उपागम की श्रेणी में नहीं रखते। लेकिन आज के युग में भी संस्थात्मक उपागम के समर्थक इसके गुणों की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं। वे ये तर्क देते हैं कि जिन देशों में शासन के अंगों के और शासन प्रणालियों का संगठन एक ही ढंग से किया गया हो, उनमें एक प्रणाली के अनुभव के आधार पर दूसरी प्रणाली की विशेषताओं को समझना सरल हो जाता है। उदाहरण के लिए भारत में ब्रिटेन जैसी संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, अतः ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की उपयुक्त जानकारी प्राप्त करके भारत की शासन प्रणाली को समझने में पर्याप्त सहायता मिलती है। इसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय प्रणाली फेडरल सिस्टम की जानकारी के आधार पर भारत की संघीय प्रणाली का विश्लेषण करना सरल हो जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, जो संस्थात्मक उपागम के समर्थक हैं वो कहते हैं कि संस्थात्मक उपागम के कई सारे लाभ हैं, इसके कई सारे अच्छे गुण हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, वो कई सारे अच्छे गुणों की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं, जिसमें से एक गुण या एक अच्छी बात यह है संस्थात्मक उपागम में कि अगर कई सारे देशों में एक जैसी शासन प्रणालियां अपनाई गई हैं, कई सारे देशों में एक जैसा पॉलिटिकल सिस्टम अपनाया गया है, तो अगर हम सभी देशों के पॉलिटिकल सिस्टम को ना समझकर अगर हम किसी एक देश की पॉलिटिकल सिस्टम को या शासन प्रणाली को समझ लेते हैं, तो जो दूसरे देश हैं जहाँ पर ऐसी शासन प्रणालियाँ अपनाई गई हैं, उनकी शासन प्रणालियों को हम काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि कहा जाता है ना कि जो ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली है, उसे भारत में अपनाया गया है। ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली को भारत में अपनाया गया है। जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रिटेन में एक राष्ट्रपति की जगह पर वहाँ की महारानी होती है या महाराजा होते हैं, और भारत में भी हम देखते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो भी वहाँ की ब्रिटेन की रानी या राजा की तरह वो सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है भारत में। लेकिन ब्रिटेन में सारी शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। और उसी तरह भारत में भी सारी शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही था कि अगर हम ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली को समझ लेंगे तो भारत की संसदीय शासन प्रणाली समझना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये बात है, एक संस्थात्मक उपागम का ये एक जो समर्थक हैं वो इसका एक गुण बताते हैं ये कि संस्थात्मक उपागम के तहत अगर हम जो शासन प्रणालियाँ हैं, उनकी जो संस्थाएं हैं, अगर हम उनकी तुलना कर लें, किसी एक को भी अगर हम समझ लेते हैं जहाँ पर वैसी संस्था स्थापित है दूसरे देश में, तो दूसरे देश की संस्थाओं के संगठन को समझना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसी तरह जैसे कि यहाँ पे उदाहरण है कि जो अमेरिका है, अगर हम उसके संघीय सिस्टम को समझ लें, फेडरल सिस्टम को समझ लें कि किस तरह से वहाँ पर राज्य और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा है, और और फिर हम भारत को समझें तो हमें काफ़ी अच्छे से भारत में सारी बातें समझ में आएंगी। मैं खुद भी जब आपको पढ़ाता हूँ कि फेडरल सिस्टम के बारे में, मैं भी जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं अमेरिका का बहुत ज़्यादा उदाहरण देता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका का जब मैं उदाहरण देता हूँ तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि अमेरिका थोड़ा सा अपोजिट भी बहुत सारी बातें हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बातें क्लियर हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। यदि हम संस्थात्मक उपागम से हटकर कुछ देशों की सार्वजनिक नीति या राजनीतिक व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करने लगें तो इससे अन्य देशों की स्थिति को समझने में कोई सहायता नहीं मिलेगी। उदाहरण के लिए ब्रिटेन की आवास नीति की जानकारी होने पर हमें भारत की आवास नीति को समझने में विशेष सहायता नहीं मिलेगी। इसी तरह जो ब्रिटिश मतदाता हैं उनके व्यवहार की जानकारी के आधार पर भारतीय मतदाताओं के व्यवहार, यानी कि भारत के मतदाता किस बात से प्रेरित होकर वोट कर रहे हैं, किस पार्टी को, इसके बारे में हम कोई राय नहीं बना पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा ये। इस पॉइंट में बस इतना आपको समझना है कि अगर हम संस्थात्मक उपागम से थोड़ा हटकर अगर हम कुछ जो नीतियां हैं किसी देश की, उसकी तो अगर हम उसे समझ लेते हैं तो उसे समझकर हम किसी दूसरे देश की नीतियों को नहीं समझ पाएंगे। कहने का मतलब है कि अभी आपको बताया कि अगर हम संस्थात्मक उपागम के तहत शासन प्रणाली को समझ लेते हैं किसी एक देश की, तो उसी से मिलती जुलती जो शासन प्रणाली दूसरे देश में मतलब अपनाई गई है तो उसको समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। लेकिन अगर हम संस्था से हटकर कुछ नीति वगैरह को अगर हम समझते हैं तो इससे हमें कोई ख़ास सहायता नहीं मिलेगी। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में आवास की जो नीति अपनाई गई है
किस तरह से वहाँ पे आवास दिए जा रहे हैं गरीब लोगों को, या जो भी नीति है वहाँ पर आवास नीति, किस तरह से आवास बेचे जा रहे हैं, जो भी नीति हैं आवास से संबंधित, तो उससे हम भारत की आवास नीति को नहीं समझ सकते। कुछ फ़ायदे यहाँ पे हम बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। दूसरी तरफ संस्थात्मक उपागम से हमें वर्तमान संस्थाओं के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए उपयुक्त समझ प्राप्त हो सकती है। उदाहरण के लिए पिछले कुछ दशकों में भारत में बहुदलीय प्रणाली मल्टी पार्टी सिस्टम के उदय के कारण जो राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी पैदा हो गई है, उसके समाधान के लिए कई जगह इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी अध्यक्षीय शासन प्रणाली यानी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाना चाहिए उपयुक्त होगा। प्रस्तुत संदर्भ में फ्रांसीसी या जर्मन प्रणाली की कुछ विशेषताओं को अपनाने का सुझाव भी दिया जा सकता है। इन सब विकल्पों पर विचार करने के लिए संस्थात्मक उपागम का सहारा लेना जरूरी हो जाता है। यहाँ पे बात को समझिए, संस्थात्मक उपागम का एक लाभ ये भी है कि संस्थात्मक उपागम के तहत जो किसी भी देश की जो संस्थाएं हैं उनके सामने जो बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, इसके लिए उपयुक्त समझ बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। अलग अलग देशों में अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग अलग सिस्टम स्थापित किया गया है जो पूरे देश को संभालता है। भारत में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के तहत अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है न्यायपालिका के लिए, संसद बनाई गई है। तो ये सारी जो अलग अलग संस्थाएं हैं, अब किसी देश में किस संस्था के सामने कौन सी बाधा आ रही है, तो इसको समझना काफ़ी आसान हो जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो अभी हम कुछ सालों को अगर हम छोड़ दें, लगभग अगर हम 7-8 सालों को छोड़ दें, तो लगभग अभी आप देखोगे कि गठबंधन की सरकार बन रही थी। राज्यों में तो अभी भी हम देख रहे हैं, महाराष्ट्र वगैरह में आप देखो तो कितनी बार सरकार बन रही है, बिगड़ रही है, कभी कुछ सांसद किसी और पार्टी में जा रहे हैं, कभी कुछ सांसद किसी और में जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं गठबंधन की सरकार बहुत ज़्यादा बनने के कारण जो शासन में जो शासन प्रणाली है वो काफ़ी ज़्यादा अस्थिर हो चुकी है। तो ऐसा सुझाव दिया गया कि जो भारत है उसमें बहुदलीय प्रणाली के कारण क्या हो रहा है कि राजनीतिक अस्थिरता हो रही है, तो इसलिए क्या अमेरिका जैसी अध्यक्षीय शासन प्रणाली स्थापित कर दी जाए जहाँ पर केवल 2 पार्टी होती हैं प्रमुख। ऐसे में फ्रांसीसी या जो जर्मन प्रणाली है उसका भी सुझाव दिया जा सकता है। तो मतलब ये कि संस्थात्मक उपागम के तहत क्या हुआ, जो भारत में जो पॉलिटिकल संस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूशन हैं, उनकी तुलना की गई दूसरे देशों की राजनीतिक संस्थाओं से, और फिर उदाहरण दिया गया दूसरों का कि हाँ अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, हो सकता है ये भारत के लिए उपयुक्त हो, या दूसरे देश में कोई अध्यक्ष या दूसरे तरह की शासन प्रणाली है वो उपयुक्त हो सकती है। तो अलग अलग सुझाव दिए जा सकते हैं संस्थात्मक उपागम का प्रयोग करके। कुछ भी हो, संस्थात्मक उपागम को अपनाने में कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए पूर्ववर्ती सोवियत समाजवादी गणराज्य का संस्थात्मक ढांचा उस राष्ट्र की राजनीतिक मनोदशा का सही दर्पण कभी नहीं रहा। 1985 के बाद जब वहां जनसाधारण पर राज्य के कड़े नियंत्रण में ढील दी गई, तब लोगों के व्यवहार में ऐसे परिवर्तन सामने आए जिसने वहां की राजनीतिक संस्थाओं का ढांचा चरमरा दिया। फिर कोई भी सरकार जनसाधारण में अंधविश्वास, आतंक या कई तरह के भ्रम फैलाकर कुछ समय के लिए कुछ तर्क शून्य संस्थाओं को कायम रख सकती है, परंतु ऐसी संस्थाएं चिरस्थायी नहीं हो सकती। अतः यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, यानी कि झूठ नहीं होगा ये, कि संस्थात्मक उपागम मुख्यतः मुक्त समाजों के अध्ययन के लिए अधिक उपयुक्त है। इन समाजों में शासन से संबंधित जानकारी को दुनिया से छिपाकर नहीं रखा जाता। जनसाधारण को अभिव्यक्ति और राजनीतिक संस्थाओं गतिविधि की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है और शासन स्वयं जनमत के प्रति संवेदनशील होता है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है कि संस्थात्मक उपागम में कई सारी कठिनाइयाँ हैं। अभी हमने ऊपर कई सारी कठिनाइयों की बात करी, लेकिन अगर हम आगे बात करें तो संस्थात्मक उपागम में और भी कई सारी कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ सकता है। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, जैसे कि अगर हम बात करें यूएसएसआर की, तो यूएसएसआर का पूरा नाम क्या था? समाजवादी गणराज्य संघ, है ना, समाजवादी गणराज्य संघ था। तो लेकिन हकीकत अगर हम बात करें तो संस्था के रूप में अगर हम देखें तो सोवियत संघ तो एक समाजवादी गणराज्य था। संस्थाएं जो स्थापित की गई थी वो समाजवाद के लिए कार्य कर रही थी, वो एक गणराज्य था, रिपब्लिक था। लेकिन हकीकत में क्या वहाँ पर ऐसा लोकतंत्र था जैसा अमेरिका में या ब्रिटेन में कोई ऐसा लोकतंत्र है? तो वैसा लोकतंत्र तो वहाँ नहीं था। हालांकि ब्रिटेन में अभी भी मोनार्की है। अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम देखें तो मोनार्की का भी अभी वहाँ पे है एक रूल,
हालांकि वो नाम मात्र का ही सही, लेकिन फिर भी रूल है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यूएसएसआर में क्या उतना गणतांत्रिक ये देश यूएसएसआर था जितना इसमें मतलब दर्शाया गया है। इसी तरह अगर हम बात करें चीन की, तो चीन खुद एक रिपब्लिक कंट्री कहता है अपने आप को, उसका नाम ही रिपब्लिकन स्टेट है ना। तो क्या चीन हकीकत में रिपब्लिक है? क्या वहाँ के नागरिकों को उतनी स्वतंत्रता प्राप्त है जितनी भारत के या अमेरिका के नागरिकों को प्राप्त है? तो ऐसा नहीं है। तो संस्थात्मक रूप में कई बार यहाँ पर हम ध्यान दें तो संस्थात्मक जो ढांचा प्रस्तुत किया जाता है किसी देश के लिए, वो उसका सही दर्पण नहीं भी हो सकता। कई बार ऐसा भी होता है कि संस्थात्मक रूप से तो ये देश जो लोकतांत्रिक हैं, गणतांत्रिक हैं, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता हकीकत में, अगर ज़मीनी स्तर पर हम बात करें तो। तो यही बात हो रही है यहाँ पर कि जो संस्थात्मक उपागम है ना, वो अगर सही खुले तौर पर बात की जाए तो मुक्त समाजों में, जो लोकतांत्रिक समाज है, वहाँ पर ज़्यादा इस यहाँ ज़्यादा उपयुक्त हो सकता है। क्योंकि जो मुक्त समाज होते हैं वो साफ तौर पर अपनी संस्था के बारे में सारी सही डिटेल प्रोवाइड करवाते हैं कि हमारी संस्था का ये कार्य है और हमारी संस्था की ये सीमाएं हैं और इसी दायरे में रहकर हमारी संस्थाएं काम करती हैं। तो यही कहा गया कि संस्थात्मक उपागम मुक्त समाजों में ज़्यादा उपयुक्त होगा। और जो बंद समाज हैं, जैसे कि साम्यवादी जो देश हैं कई सारे, जहाँ पर राजतंत्र है, मोनार्की है, या कहीं पर तानाशाही सरकार है, तो वहाँ पर हम तुलना नहीं कर सकते। वहाँ पर हम किसी संस्था का सही से अध्ययन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे कई सारे रिकॉर्ड छुपाए जाएं। तो यहाँ पे ये सारी बातें हमने कर ली। फिर भी केवल संस्थाओं के विश्लेषण से अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाल लेना चाहिए। इनके अलावा प्रस्तुत देश की राजनीतिक संस्कृति, जनसाधारण की शिक्षा और आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन के स्तर, विशिष्ट वर्गों की संरचना इत्यादि को भी संस्थात्मक विश्लेषण के साथ मिलाकर उपयुक्त निष्कर्षों पर पहुंचना चाहिए। इसके लिए तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागमों की ओर अग्रसर होना जरूरी हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ तक हमने संस्थात्मक उपागम को समझ लिया कि संस्थात्मक उपागम के अंतर्गत संस्था के अध्ययन क्या है, संस्था के कार्यों और उसकी भूमिका का अध्ययन किया जाता है, संस्था के संगठन का अध्ययन किया जाता है इस उपागम में। और अंतिम रूप से अगर हम बात करें तो केवल संस्था का अध्ययन कर हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। आज के टाइम की बात करें तो केवल संस्थाओं का अध्ययन कर लेने से हम सही निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, क्योंकि कहने को तो कई सारे जो गरीब या कई सारे जो तानाशाही जो देश हैं वो भी लोकतांत्रिक हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं, और कई सारे गणतंत्र हो गए, दूसरी वैल्यूज़ हमें देशों में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ज़मीनी स्तर पर वो कितनी चीज़ें लागू हो रही हैं, कितनी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो पा रही हैं, क्या चीज़ कैसे हो रही है, इसे भी हमें समझना होगा। तो संस्था के विश्लेषण से सारी बातें डिसाइड नहीं की जा सकती। इसके लिए हमें उस देश की राजनीतिक संस्कृति को भी समझना पड़ेगा। राजनीतिक संस्कृति क्या होती है, इसे नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे। जनसाधारण की क्या शिक्षा है, जनसाधारण किस तरह के हैं, क्या एजुकेशन उनकी, मॉडर्नाइजेशन किस तरह से हुआ है, विशिष्ट वर्ग क्या है, कौन है वहाँ पर, उसकी संरचना कैसी है, एलिट्स जो पीपल हैं वो कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखेंगे तब जाकर हम एक निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं। तो संस्थात्मक उपागम में ये सारी चीज़ें भी मिलानी चाहिए। तो इस तरह दोस्तों हमने यहाँ पर संस्थात्मक उपागम को काफ़ी अच्छे से समझ लिया। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।